इज इंडिया अ फेडरल कंट्री, ये हमारा आज का हेडिंग है। ये क्लास 10th इकोनॉमिक सिविक्स का ये वीडियो है बच्चों। और हम मैच करते हैं कि हमारे इंडिया में जो है कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बताती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फेडरल कंट्री वो कंट्री है जो अपने पावर्स को डिवाइड कर देती है या अपने अपने पूरे पावर्स को दो या दो से ज़्यादा लेवल पे डिवाइड करती है। तो पहला जो है कि इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो ये बात तो सेटिस्फाई कर रही है कि इसने पावर को डिवाइड किया है। दूसरा है स्पेसिफिक जुरिडिक्शन टू ऑल। अब ये जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, इनका जो जुरिडिक्शन है वो अलग अलग होना चाहिए, यानी कि कहाँ तक ये कौन सा वर्क करेगा ये तय होना चाहिए। ये भी है होल्डिंग टुगेदर। मैंने आपको साथ पढ़ाया है पिछले वीडियोस में कि कंट्रीज दो तरह की होती है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। तो इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर कंट्री का एग्जांपल है। आप होल्डिंग टुगेदर नहीं समझते हो तो पीछे के वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने समझाया है कि जब एक कंट्री अपने आप को कई पार्ट में डिवाइड कर देती है तो उसे हम होल्डिंग टुगेदर कहते हैं। नेक्स्ट, 2/3 वोट इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड हाफ प्लस वन। अच्छा, यहाँ मैंने 15 लिखा है बच्चों, ये जो 15 है हाफ प्लस वन, तो ये कैसे लिखा है समझिए। इंडिया में 29 स्टेट थे, अभी एक जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है तो अब 28 हुए। तो 28 का हाफ करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस वन यानी 15। तो 15 ये स्टेट है बच्चों, हाफ प्लस वन स्टेट हैज़ टू साइन, ठीक है। नो यूनिलैटरल, इट्स बायलैटरल, यानी कि इंडिया में यूनिलैटरली स्टेट चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है, दोनों मिल के काम करेंगे। इट्स बायलैटरल का मतलब यहाँ दोनों स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर काम करेंगे। ये भी बात इंडिया में होती है। नेक्स्ट 5th नंबर है कि इट डिस्प्यूट इफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर हैज स्टार्ट देन सुप्रीम कोर्ट गिव लास्ट डिसीजन। कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा केस आ गया जिसमें राज्य लड़ाई कर रहा है, राज्य कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हमारा जो सेंटर है वो कह रहा है हम नहीं मानेंगे, तो इन दोनों की बातों पर जो है लास्ट डिसीजन जो लेगा वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेगा। तो ये है हमारे इंडिया के फीचर्स, और ये सभी फीचर्स मैच करते हैं एक फेडरल कंट्री से, इसलिए हमारा इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। अब हमने पढ़ा था 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारा जो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट में वो वर्क आते हैं जो हमारे कंट्री के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिसमें जो है डिफेंस, बैंक, करेंसी, फॉरेन ईटीसी, फॉरेन अफेयर और बहुत सारी और बातें आती हैं। बच्चों यूनियन लिस्ट में 97, देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया 97 सब्जेक्ट्स हैं, यानी 97 डिसीजन जो है यूनियन ही लेगा, दूसरा कोई इस पर कोई बात नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट टू लोकल इंपॉर्टेंस, की जो हमारे आसपास की ज़रूरत की चीज़ है उस पर स्टेट डिसीजन लेगा, और इसके अंदर 66 सब्जेक्ट आते हैं। कितने आते हैं बच्चे? 66। और इसके बाद थर्ड जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, ये वह है जो कंबाइंड, देखिए मैंने प्लस का साइन लगाया है कि यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर दोनों की सहमति होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, मैरिज, एडॉप्शन, बहुत सारा। अच्छा, इसमें बहुत सारा और आ जाता है, जैसे ये फॉरेस्ट्री, ये सब बातें जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं, क्योंकि इस पर दोनों को इससे जो है ज़रूरत है। अब हमारा जो लास्ट आता है कि भाई एक एग्जांपल में कहा गया है कि लेट सेंट्रल वर्सेस स्टेट हो गया, यानी कि दोनों लड़ने लगे कि ये बात मेरे अंदर आती है, स्टेट बोलेगा कि मेरे अंदर आती है, तो देन सेंट्रल की बात मानी जाएगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके डिसीजन को लास्ट माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा, और सेंट्रल की जो बातें होंगी उसी को हम अडॉप्ट करेंगे, स्टेट की बात को हटा दी जाएगी। यानी कि अगर लड़ाई होती है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंटर ही सब कुछ होगा, ऑल इन ऑल होगा, स्टेट को वहाँ से हटा दिया जाएगा। अब जो है हमारे यहाँ जो इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट के डिवाइडेशन की बात चल रही थी, और हमें डर लग रहा था कि भारत में न जाने कितने स्टेट्स हैं और लैंग्वेजेज हैं, उस हिसाब से जो है हमारा देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, न जाने क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे हमने स्टेट में डिवाइड किया लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन आज हमारे देश में कोई तरह की कोई परेशानी नहीं है, जो एक अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ जो है लैंग्वेज के बेसिस पे लड़ाई नहीं हुआ, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया। आज हमारे यहाँ हिंदू भाई है जो हिंदी बोलते हैं, मुस्लिम भाई है जो उर्दू बोलते हैं, बहुत से ऐसे साउथ के लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती बात बोलता है, बिहार वाले भोजपुरी बोलते हैं, न जाने कौन क्या बोलता है।
तो सभी को हमने इक्वलिटी दी है, जिसको जिस भाषा में बात करना है उस पर हमने एग्री किया है। जिसको कुछ नहीं आता वो इंग्लिश बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबको इक्वल मानते हैं, हर लैंग्वेज को जो है हम इक्वल मानते हैं। इसके चलते हमारे इंडिया में कोई लड़ाई नहीं हो रही है। अभी हमने यहाँ पे एक बात लिखी है सेकंड पॉइंट में कि 40% पीपल स्पीक हिंदी, सो इट्स बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज। कि इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है हिंदी बोलते हैं। जैसे आप शुरू करें हैं तो राजस्थान हो गया आपका, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, पता नहीं और भी कोई कुछ राज्य, ये ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। तो इनके हिंदी बोलने से, चूँकि बहुत सारे लोग हिंदी में हैं, तो बहुत हद तक हमारे यहाँ वर्क हिंदी में भी होता है। लेकिन ऐसा है कि इसके साथ साथ 21 मोर आर शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इनके बाद भी, हिंदी के बाद भी 21 और भाषा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है। आज अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो वो 22 के 22 लैंग्वेज में होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। अभी बच्चों देखिए, यहाँ पे एक मलयालम का बच्चा है, उसको मलयालम बहुत आता है, तो वो मलयालम में ही देना चाहे पसंद करेगा। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको हिंदी आती है या नहीं आती है। तो ये इस तरह से जो है हमने सबको इक्वलिटी दी है, जिसके चलते आज भी हमारा इंडिया बहुत अच्छा कंट्री बना हुआ है। अब इसके नीचे एक बात लिखी है कि स्टेट हैज़ देयर ओन लैंग्वेज, कि बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी अपनी खुद की भी लैंग्वेज है। उससे भी हमें कोई परेशानी नहीं। आप गुजरात जाते हैं, गुजराती बोली जाती है। आप महाराष्ट्र जाते हैं, मराठी बोली जाती है। आप बंगाल जाते हैं, बंगाली बोली जाती है। तो हमें इस पे भी कोई लेना देना नहीं है, सभी चीज़ें सही हैं। और इसके चलते हमारा देश आज एक बहुत डेवलप कंट्री बना हुआ है। अब लास्ट आता जो हमारा वो है क्या, कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक एग्ज़ाम है, वो स्टेट वर्सेस स्टेट हो रहा है, या कोई और भी काम है स्टेट वर्सेस स्टेट हो रहा है। एक तमिल का है, एक तमिलनाडु है, दूसरा बिहार। ऐसे में जो है ना तो तमिलनाडु के लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जाएगा, ना ही बिहार, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में हमने इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज माना है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का लैंग्वेज है। और उसी लैंग्वेज के बेसिस पे जो है हम बातें करेंगे। इंग्लिश में ही दोनों काम होगा। अच्छा, स्टेट वर्सेस सेंटर की बात आ जाए, किसी राज्य सरकार को अगर केंद्र सरकार से बात करनी है तो उस केस में भी इंग्लिश को ही यूज़ किया जाएगा एज ए मीडियम। तो इस पर भी कोई अब टेंशन नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि हमारे देश में जो है लैंग्वेज की लड़ाई हो सकती थी, हमें डर लग रहा था, लेकिन आज तक हमारे यहाँ लैंग्वेज की लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि हमने सभी लैंग्वेज को इक्वल माना है। आज भी हमारे यहाँ चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हम सभी लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, और उसी के बिहाफ पे जो है अलग अलग जगहों पे हमारे को जॉब मिल जाती है, जिसके चलते सभी लोग खुश हैं। सबको अंदर इक्वलिटी है, सबको लगता है कि इंडिया एक अच्छा देश है, वो उनका देश है। अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो हमारे यहाँ कर्नाटका ने जो है अपना एक फ्लैग डिज़ाइन कर लिया था। हमने तुरंत उसको, हमने यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने तुरंत उसको रोक दिया और उससे सवाल पूछेगा कि भाई आपने अपना फ्लैग कैसे डिज़ाइन कर लिया। और बाद में उसके फ्लैग को डिस्ट्रॉय किया गया, ख़त्म कर दिया गया, स्टॉप किया गया। क्योंकि अगर आप अपना फ्लैग डिज़ाइन करते हैं तो धीरे धीरे सभी स्टेट अपना फ्लैग डिज़ाइन कर लेंगे। ऐसे करने से फिर इंडिया का जो इक्वलिटी है वो टूट जाएगी। लेकिन जब लैंग्वेज की बात आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं कि कर्नाटका के लोग हैं तो कन्नड़ बोले या कुछ भी बोले, हमें उनके लैंग्वेजेस से कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों, ये तो थी बात लैंग्वेज पॉलिसी की। अब जो है नेक्स्ट वीडियोस हम देखेंगे कि स्टेट और सेंटर के रिलेशन कैसे होते हैं। मैं एक छोटी सी बात कर दूं आपसे कि स्टेट और सेंटर के रिलेशन हमेशा अच्छे होने चाहिए, जिससे दोनों का डेवलपमेंट होता है। अगर स्टेट और सेंटर के रिलेशन अच्छे ना हो तो किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर उस स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा तो चूँकि उस स्टेट से ही सेंटर है, देश है, तो उस देश के भी डेवलपमेंट में कमी आएगी। इसलिए हमेशा सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। थैंक यू बच्चों।